नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं, आज हम 3 आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो पहला आर्टिकल है हमारा, वो महिलाओं के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के बारे में बात करता है, स्थायी कमीशन की बात करता है और महिलाओं को ये अधिकार कैसे मिला उसके बारे में पूरी एक विस्तृत चर्चा करता है। जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है, वो संसदीय जो समितियां होती है उनके बारे में बात करता है। और जैसे आपको पता होगा कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक स्थायी समिति है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें एक विवाद देखने को मिला है, उसके बारे में ये बात करता है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है आज का, वो शून्यकाल और प्रश्नकाल के बारे में बात करता है। जो हमारा चौथा आर्टिकल है, वो ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की बात करता है। अगर आपको याद होगा तो कुछ ही दिनों पहले हमने एसटी और एससी कमीशन, एसटी और एससी के सब कैटेगराइजेशन की बात करी थी। उनके बारे में जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी। उसके अलावा अंत में हम न्यूज इन फ्लैश के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, ये लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। उन्हीं में से एक कोर्स जो है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेज और पैकेजेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो यह है कि मिशन कर्मयोगी इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है डिफेंस सर्विसेज, ऑप्शन बी है नवल सर्विसेज, ऑप्शन सी है परमानेंट कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, या ऑप्शन डी सिविल सेवाएं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है वो यह है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के फायदे और नुकसानों पर चर्चा करें। क्या यह समानता की दिशा में सही कदम है? इसका उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्थायी कमीशन की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया के बीच में एक जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के परमानेंट कमीशन का अधिकार महिलाओं को दिया, जो कि अभी तक सशस्त्र बलों में इनका परमानेंट कमीशन नहीं होता। तो बबीता पूनिया जो थी, वो एक लॉयर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल करी थी महिला अधिकार के लिए, और उन्होंने महिलाओं को ये अधिकार दिलाए। तो जुलाई 2020 में सरकार के द्वारा भी ये जारी कर दिया गया कि अब इनका एक कमीशन होगा। और जो अभी तक एक जो परंपरा चल रही थी कि नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही सीमित है, वो अब नहीं रहेगी। तो चलिए थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे महिलाओं को अधिकार धीरे धीरे मिले, वो कैसे हमारी सेनाओं में आए और सेनाओं को सेवाएं प्रदान अपनी करती रही। तो 1992 की बात करें, 1992 की बात करें, तो तब सबसे पहले इंडक्शन हुआ, महिलाओं को सेनाओं में शामिल किया गया नॉन मेडिकल ब्रांचेस में एज अ एसएससी ऑफिशियल, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जो कि एक बहुत लिमिटेड सीमित समय के लिए होता था। तो 2006 में ये जो पीरियड होता था, ये 5 वर्ष तक का होता था, 2006 तक का। उसके बाद में उसको रिवाइज किया गया, उसको परिवर्तित किया गया और उसको 14 वर्ष कर दिया गया। इसमें पुरुष और महिला दोनों को 14 साल का एक परमानेंट 14 साल तक का एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था। उसके बाद में सिर्फ पुरुषों को यह अधिकार था कि वो परमानेंट कमीशन में जा सके इसके बाद में, अगर कोई वैकेंसी वगैरह अवेलेबल होता, लेकिन महिलाओं के पास में ये अधिकार नहीं था। तो उसके बाद में 2010 में जस्मीन कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल हुआ था। जस्मीन कौर जो है वो इस आर्टिकल की राइटर है, इन्होंने यही केस फाइल करा था परमानेंट कमीशन के लिए। उसके बाद में और इसके साथ में जो दूसरे केसेस थे, उन सबको सम्मिलित करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में लिया और इनकी सबकी साथ में हियरिंग करी। उसके बाद में 2019 में यूनियन गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिस सजेस्टेड एससी टू वुमेन ऑफिसर विद लेस देन 14 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर एक परमानेंट कमीशन की बात की गई, जो कि 14 साल जिन्होंने सर्व किया है, उससे कम जिन्होंने सर्व किया जो करने वाले हैं, उनको एक परमानेंट कमीशन की। उसके बाद में 2020 में सरकार की तरफ से सरकार को एक निर्देशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये अब सिर्फ स्टाफ ड्यूटीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, इनको और दूसरी जगह भी परमानेंट कमीशन दिया जाए, जो कि एक भेदभाव वाली जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, इसको बंद किया जाए। तो देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे। तो अब महिलाओं को उनके रिटायरमेंट की एज तक सर्व करने का अधिकार होगा। उसके साथ में जो कमांड रोल्स रहते हैं, जो कमांडिंग पोजीशंस रहती है, उनमें
महिलाओं को मौका मिलेगा और उनका जो करियर का जो पोस्टिंग रहता है, अब वो वहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो सकेंगी। तो आप देखते हैं कि जो उच्च पद होते हैं सेनाओं में, अभी तक उसमें महिलाओं नहीं होती थी, तो अब हमको महिलाओं इन उच्च पदों पर भी देखने को मिलेंगी। उसके साथ में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप परमानेंट कमीशन में हो, आप फुल टाइम सेवा में हो सेना के, तो आपको कुछ फायदे होते हैं। तो इन्हीं फायदों के बारे में बात करिए है कि आपको इन सर्विस कोर्सेज जो होते हैं, आपको सर्विस में रहते हुए कुछ कोर्सेज आप ले सकते हैं, उनका अधिकार आपको मिलेगा। जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, उनसे आप कोर्सेज कर सकेंगे, हाई स्टडीज कर सकेंगे। उसके बाद में जब आपका सर्विस खत्म हो जाता है, जब आपकी सेवा समाप्त हो जाती है सेना में, तो उसके बाद में आप पेंशन का भी आपको अधिकार होगा। साथ में आपको एक एक्स सर्विसमैन मैन का स्टेटस भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स सर्विस वुमेन का उनका स्टेटस मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, राइटर ने ये बताया है। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं में ऑफिसर्स का शॉर्टेज है। हर वर्ष ये होता है कि सीडीएस हो कि एनडीए हो, वहां पर सिलेक्शन होता है, लेकिन जितनी वैकेंसीज होती है उससे कम ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि सेना में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो उसके योग्य हो। यहाँ पर नंबर्स का कट ऑफ नहीं होता, यहाँ पे योग्यता देखकर लेते हैं। अगर जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से अगर कुछ ही के पास में योग्यता है, तो सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा, फिर भले ही आपका आपका सीट वैकेंट रह जाए। तो ये एक सेना में पद्धति चली आ रही है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? आगे वे फॉरवर्ड सबसे पहले ये है कि अभी भी महिलाओं को अगर आना है सेना में, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही आ सकती है। ठीक है, उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो डायरेक्ट परमानेंट कमीशन से आ जाए। जैसे जो उनके मेल काउंटर पार्ट है, जो पुरुष है, उनको डायरेक्ट वो परमानेंट कमीशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि परमानेंट कमीशन में भी उनको एक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी से अगर आपको शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन में जाना है, तो उस वक्त जब आप 14 वर्ष कंप्लीट कर लो, तो उस टाइम पे वैकेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर वैकेंसी नहीं होती है, तो आपको आपकी सेवाएं वही त्यागनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि उनको डायरेक्ट परमानेंट उनका कमीशन भी हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वो इसको एज ए लॉन्ग टाइम करियर ले सके। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप परमानेंट कमीशन भी करना महिलाओं को चालू करें, जैसे आप पुरुषों को करते हैं। तो चलिए हमारे दूसरा आर्टिकल देखते हैं संसदीय समितियों के बारे में। तो ये न्यूज में क्यों है? तो अभी अभी देखने को मिला कि जो हमारी आईटी कमेटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्थायी समिति है, उसके जो अध्यक्ष है शशि थरूर जी, और बीजेपी के जो एक नेता है निशिकांत दुबे, इनके बीच में एक विवाद देखने को मिला। तो ये विवाद इसलिए था क्योंकि फेसबुक के एक अधिकारी को समन किया गया एज अ विटनेस पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो अब ये कहा गया कि ये डायरेक्ट अध्यक्ष द्वारा, जो शशि थरूर द्वारा है, उनके द्वारा ही इनको डायरेक्टली एज ए विटनेस कॉल किया गया। तो ये कितना उचित है कितना अनुचित है, उसके बारे में हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारी संसदीय समितियां हैं, ये है क्या, ये कहाँ से आई। तो जो संसदीय समितियां हैं, ये इलेक्ट चुनी जाती है या नामांकित की जाती है स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो स्पीकर चेयरमैन रहते हैं, उनके द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है, या इन्हें नॉमिनेट इनको इलेक्शन किया जाता है। जो हमारे हाउस होते हैं, जो हमारा सदन होते हैं, उनके द्वारा नामांकित स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में ये वर्क करते हैं स्पीकर और चेयरमैन के दिशा निर्देशों पे। उसके बाद में जो भी इनकी रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो सदन को जमा करते हैं, सदन के सामने रखते हैं, और साथ ही ये स्पीकर और अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके सामने रखते हैं। तो हर कमेटी को एक सेक्रेटरी, एक सचिव प्रदान किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, हमारे सदनों के द्वारा। और इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसे हम स्थायी समिति कहते हैं। ये लंबे समय के लिए होती है, और इनको इनकी हर वर्ष इनमें जो सदस्य उनका चुनाव किया जाता है, और कभी कभी ये उससे ज्यादा भी चलती है। और एडॉक कमेटी जो रहती है, जिनमें सिलेक्ट कमिटीज आती है, ये पर्टिकुलर कोई एक बिल होता है, तो उसके लिए ये बनती है। उसके बाद में इनमें कौन कौन होता है? तो इसमें जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस जिन्हें कहते हैं, उनको होते हैं।
वो लोग होते हो, ये एक नॉन पार्टी बेसिस पे काम करते हैं। तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कि एक व्हीप की पद्धति, अगर कोई वोटिंग हो रहा है किसी बिल से रिलेटेड, किसी एक मुद्दे से रिलेटेड, तो वहां पर पार्टी व्हीप जारी कर देती है। तो उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हर सांसद की ये जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी पार्टी की लाइन पे ही खड़ा हो। लेकिन यहाँ पर उनको एक ये अधिकार होता है कि वो पार्टी लाइन से अलग जाके अपनी व्यक्तिगत और मूल समस्या पर बात कर सकते हैं। ये बंद दरवाजों के बीच में होती है, कॉन्फिडेंशियल्स होती है इनकी जो भी मीटिंग होती है। तो यहाँ पर एक स्वतंत्रता हमारे सांसदों को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट एक्शंस, तो ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के एक्शन है उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, उनको ये सलाह देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, जो कि बाध्य नहीं होती है, वो एक डिस्क्रिशनरी मेजर होता है। मतलब ये सिर्फ एक सलाह के रूप में होती है, यहाँ पर उसका एक मैंडेटरी या एक कंपल्शन उसका नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि चर्चा की गई कि फेसबुक के जो अधिकारी है उनको समन किया गया, तो यहाँ पर क्या किनको अधिकार है, इससे जो संबंधित कानून क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कोई एक रूल डिफाइन नहीं है कि चेयरमैन के पास में ये अधिकार है कि वो विटनेस को कॉल कर सके। जनरली ये देखा जाता है कि सेक्रेटरी के द्वारा, सेक्रेटरीट के द्वारा उनको कॉल किया जाता है, जो कि चेयरमैन के, जो कि अध्यक्ष के अप्रूवल पे होता है। और अगर कोई उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो अध्यक्ष में वैसा कर सकता है। और ये एक पद्धति चली आई है। अब यहाँ पर बात ये उठी कि डायरेक्टली चेयरमैन ने कॉल किया, तो इसलिए ये थोड़ा एक विवाद का विषय बना है। उसके बाद में रूल 270 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर का देखें, तो ऐसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें स्पीकर का जो शब्द है वो अंतिम माना जाएगा। यहाँ पर ये देखा जाता है कि रिलेवेंसी क्या है विटनेस को बुलाने की, यहाँ पे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को देखा जाता है कि कितना जो आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य से ये उसके लिए कितना जरूरी है यहाँ पर विटनेस को बुलाना, और उसका रिलेवेंसी। तो आखिरी शब्द जो होगा वो स्पीकर का होगा। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट आएंगे। तो चलिए प्रश्नकाल और जो शून्यकाल है उसके बारे में बात करते हैं, 0 आवर और क्वेश्चन आवर जिसको कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरीट जो है उनके सचिवालय ने ये नोटिफाई किया है कि अभी आने वाला जो मॉनसून सत्र है उसमें पार्लियामेंट में जो 0 आवर वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन आवर क्या रहता है, 0 आवर क्या रहता है। तो जो क्वेश्चन आवर रहता है, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, ये संसद में 11 से 12 बजे के बीच में जो 1 घंटा होता है उसमें ये पूछा जाता है। और यहाँ पर जो संसद के जो सदस्य है, जो सांसद गण है, उनको 250 शब्दों में एकदम प्रिसाइज वे में अधिकार है कि वो सरकार से, सरकार की जो मिनिस्ट्री है, जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये 15 दिनों के एक एडवांस नोटिस पे ये प्रश्न पूछा जाता है, और उनको अकाउंटेबल करने का ये एक बहुत अच्छा मेजर है। अभी ये जो प्रश्न होते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन में प्रकाश डालते हैं और ऐसे होते हैं कि जिसके लिए कोई कदम उठाया जा सके, ठीक है, जो कि हमारी सरकार की काम करने की जो पद्धति है उसके बारे में ये बात करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्यों, इसकी इतनी महत्वता क्यों है? तो कहीं ना कहीं पिछली जो एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी, और जो हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट में एक जो पारदर्शिता इसने लाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। और 1991 से इसका ब्रॉडकास्टिंग भी हमारी टीवी पे जो इसका एक ब्रॉडकास्ट होता है, आता है, इसको दिखाना भी शुरू किया गया। तो ऐसा कब था कि जब क्वेश्चन आवर नहीं हुआ हमारी संसद में? तो वो दौर था, विंटर सेशन था 1962 का, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, जब हमारा युद्ध था चीन के साथ में, ये उस समय की बात है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि 0 आवर क्या होता है। 0 आवर क्या, उससे पहले एक और पॉइंट जो ऐड करने का है वो ये है कि क्वेश्चन आवर एक रूल बुक का एक पार्ट है, जो प्रोसीजर बुक रहता है उसका एक पार्ट है। और वही जब हम 0 आवर में आते हैं, 0 आवर की बात करें, तो वहां पर ये रूल बुक का पार्ट नहीं होता है। तो ये हमारे 0 आवर बहुत ही यूनिक चीज है, जो कि हमारे भारतीय संसद में ही देखा जाता है। इसमें मेंबर महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उसके बारे में सवाल उठा सकते हैं, फिर वो उनके संसदीय क्षेत्र में सरकार
ने क्या काम हुआ या उनके संसदीय क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, तो वो सरकार का ध्यान उन मुद्दों के ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा ही आम सांसद है या जो इंडिपेंडेंट सांसद है, उसको बहुत अच्छा अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दे संसद में उठाए, सदन में उठाए। तो देखते हैं कि ये कैसे और आगे क्या ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी रहेगा कि ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। आगे हम इसका क्या विकास होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, वो वैसे देखते हैं। तो चलिए, कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, जैसे कि आपको पता होगा हमने एसटी एससी सब कैटेगराइजेशन की बात करी गई, अभी हम ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। तो अभी जो एक कमीशन गठन, एक आयोग गठित किया गया था ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की, उसकी जो मियाद थी, उसकी जो अंतिम तिथि थी, वो जनवरी 31 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसका ये मुझे लगता है तीसरा और एक्सटेंशन इसको मिला होगा काम करने का। अब स्थिति ऐसी है तो हो सकता है कि इस स्थिति में हम इसका जो रिपोर्ट आया उसको हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट या डील नहीं कर पाए, उसके लिए इसका थोड़ा समय आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में है? ये है जो एक हमारे पूर्व न्यायमूर्ति रह चुके हैं जी रोहिणी, दिल्ली हाईकोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो इसके टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है, इसके अधिकार क्षेत्र क्या है, इसे कहाँ कहाँ काम करना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जामाइन करेगा, ये जांचेगा परखेगा कि जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी का, क्या वो सब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और उसका ओबीसी समुदाय को कितना फायदा मिल रहा है। उसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो उसकी ये बात करता है कि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारी जो क्राइटेरिया, नॉर्म्स और पैरामीटर है सब कैटेगराइजेशन के, वो कैसे रहेंगे और वो कैसे काम करेंगे। उसके अलावा जो हमारा तीसरा बिंदु है वो ये बात करता है कि वो कास्ट और कम्युनिटी को क्लासिफाई कर सके। अभी हो सकता है कि दो तीन ऐसी कास्ट हो जो एक दूसरे से काफी संबंधित हो, या उसी कास्ट की सब कैटेगरी हो, तो उनको जांचेगा। और अगर सब कैटेगराइजेशन का जो मूल उद्देश्य रहता है वो सब कैटेगराइजेशन का, ये उनको आइडेंटिफाई करके उनका काम करेगा और उनको वैसा क्लासिफाई करेगा। उसके बाद में जो हमारा चौथा बिंदु वो ये है कि जो हमारी सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है उसमें जो भी करेक्शंस है उनको ये रिकमेंड करेगा, वहां पे हम किनको बढ़ा सकते हैं, किनको घटा सकते हैं, ये उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमको सुनने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर ओबीसी समुदाय डिमांड कर रहा है कि वो एसटी में आए या एससी में आए, ये सारे विषय की ये सारे मुद्दों की ये आयोग एक विस्तृत रिपोर्ट देगा। तो थोड़ा सा हम डेटा अगर देख ले तो 2018 का एक एनालिसिस है कि 1.3 लाख सेंट्रल जॉब से संबंधित, जो ओबीसी से संबंधित एक डेटा आया है, उसमें हम ये देखें तो 97% ऑफ जॉब्स एंड एजुकेशनल सीट्स वेंट टू 25% ऑफ ओबीसी। अब उसमें 24.95% जो है वो सिर्फ 10 जो कम्युनिटी है ओबीसी की, केवल उन्हीं को मिल रहा है। तो 25% जो मिल रही है उसमें भी आप देखते हैं कि 24.95% जो है वो से केवल 10 कम्युनिटी को ही उसका फायदा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये अपने उद्देश्य को कितना सर्व कर रहा है। उसके बाद में 37% ऑफ टोटल ओबीसी कम्युनिटी हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो 37% तो ऐसी ओबीसी समुदाय है जिनका 0% रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स में और जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें। उसके अलावा 994 ओबीसी सबकास्ट हैव ओनली 2.600% रिप्रेजेंटेशन इन रिक्रूटमेंट एंड एडमिशन। तो 994 ओबीसी सबकास्ट ऐसी है जिनका सिर्फ 2.68% ही रिप्रेजेंटेशन है रिक्रूटमेंट और जो एडमिशन होते हैं उनमें। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करें तो यहाँ पर जो 18-19 की जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 13.01% ग्रुप ए में है, 14.78% ग्रुप बी में है, 22.65% ग्रुप सी में ओबीसी है, 14.46% जो हमारा ग्रुप डी या सफाई कर्मचारी रहते हैं उनमें है। तो आप देख सकते हैं कि हर ग्रुप में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार इनका अनुपात काफी कम है। जो मंडल कमीशन आया था उस वक्त जो ओबीसी के लिए आया था उनमें ये कहा गया था
कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की जनसंख्या का 50% है। अगर हम जनसंख्या अभी कुछ आंकड़े हैं, कई तथ्य है, जनगणना तो वैसी नहीं हुई है इनकी, लेकिन कुछ आंकड़े ये है कि ये अभी भी 40-45% के आसपास है। अगर उस जनसंख्या को भी अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी कम है। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का एक आरटीआई रिपोर्ट आया है, उसमें ये पता चला है कि गत वर्ष में, जो पिछले एक वर्ष में एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट नहीं हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी कोटे में से। तो ये खुद बताता है कि ओबीसी समुदाय अभी कहाँ पर खड़ा है और उनको रिजर्वेशन का, आरक्षण का कितना फायदा मिला है। तो चलिए हमारे न्यूज में फ्लैश चर्चा करते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में, जिसपे हमारा एमसीक्यू भी था। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर है वो ट्रेंड और स्किल्ड किए जाएंगे इस नए मिशन के अंतर्गत, जिसमें कुछ 4 एंटिटीज को बनाने की बात की गई है। जो पहली एंटिटी होंगी वो होगा प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जो कि है प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, उसके एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात की गई है। उसके बाद में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात की, एसपीवी जिसे कहते हैं, जो कि स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और एक कोऑर्डिनेशन यूनिट की भी बात की गई है, जिसको एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। तो देखते हैं नया बदलाव कैसे आता है, इसकी और विस्तृत जानकारी कैसे आएंगे। इसमें अगर कुछ और आर्टिकल आता तो हम ये जरूर और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा समाचार आ रहा है वो वापस जम्मू एंड कश्मीर से आता हुआ है। जैसे पिछले कुछ दिनों में भी जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारी न्यूज आ रही है। उन्हीं में से अभी यूनियन कैबिनेट ने एक और बिल अप्रूव किया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल। तो ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, ये सारी भाषाएं अब जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राजकीय भाषाएं होंगी। तो अभी तक वहाँ की जो राजकीय भाषा थी वो थी उर्दू और अंग्रेजी। तो उनके अलावा ये और 3 भाषाएं भी वहाँ पर सम्मिलित की जाएंगी राजकीय भाषा के तौर पे। तो ये अच्छा कदम है, बहुत सारे बहुभाषी लोगों को इसका फायदा होगा। उसके बाद में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग आई है, जो कि विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई, उसमें भारत का 48वां स्थान आया है, 48th पोजीशन आया है, और जिसमें स्विट्जरलैंड का फर्स्ट पोजीशन आया है। ये 131 जो अर्थव्यवस्था देश है उनके बीच में ये रैंकिंग बनाई गई। उसके अलावा आरे फॉरेस्ट, जो कि पिछले दिनों न्यूज में बहुत रहा था, ये मुंबई में एक जंगल है। इसको वहां की राज्य सरकार, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, 600 एकड़ में फैला हुआ है ये आरे फॉरेस्ट, जिसको अब रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है। तो ये जो आरे फॉरेस्ट है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके पास में है ये। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे, अगर प्रकृति की दृष्टि से देखें, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से देखें, तो एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। हमको हमारे पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। ऐसे बहुत और कदम भी सरकारों को लेने की जरूरत है। तो ये पहला ऐसा मौका था कि जब किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की लिमिट में किसी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए। तो ये एक अच्छा बहुत फैक्ट है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।